जिस तरह से पवन पुत्र हनुमान ने रावण की लंका में आग लगा दी थी ना, कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने अपने जवाबों से भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू मीडिया, उसके प्रचार तंत्र की लंका लगा दी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, हो क्या रहा है। दोस्तों, ट्विटर जो अब एक्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम है ग्रॉक। ग्रॉक दरअसल दुनिया के सबसे धनी इंसान इलॉन मस्क के दिमाग की उपज है। वो इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं। अब उन्होंने दुनिया को पेश किया है ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक, जो भारत के अंदर लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है। और इनमें कई तरह के सवालात हैं। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल है, उनमें राहुल गांधी की कार्यकुशलता पर सवाल है, उनमें यह भी सवाल है कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर है, उनमें यह भी सवाल है कि क्या अभिसार शर्मा देशद्रोही है। इस तरह के तमाम सवालात हैं और सभी सवालों में भाजपा का झूठ पूरी तरह से धराशायी हो गया है, पूरी तरह से धराशायी। और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। जिस भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर के जरिए देश की नसों में जहर फैलाने की सबसे पहले कोशिश की थी ना, जिस ट्विटर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलात्कार की धमकी देने वालों को फॉलो करते हैं, या अब एक्स जिसे आप कहते हैं, जिस ट्विटर के अंदर भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, और न सिर्फ अमित मालवीय, संबित पात्रा और उनके अलावा और भी भाजपा के कई बड़े नेता, उस ट्विटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने पिछले 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां जो है वो उड़ा दी। एक एक करके दोस्तों, सबसे पहले राहुल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पहला सवाल किया जा रहा है दोनों की डिग्री को लेकर। और सवाल एक यूजर ने यह किया कि दोनों में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी एजुकेटेड कौन है। तो इस जवाब में कहा गया है ग्रॉक द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है। इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी को हार्वर्ड से डिग्री मिली है, कैम्ब्रिज से एमफिल मिली है और उनके शानदार शैक्षणिक काबिलियत है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की डिग्री का दावा दिल्ली से किया, एमए की डिग्री का दावा गुजरात से किया, मगर उनकी डिग्री को लेकर ढेरों सवाल हैं। अगर मैं कोट करूं ग्रॉक को, तो ग्रॉक यहां कह रहा है, क्लेम्स अ बीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एन एमए फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, बट देयर्स बीन स्केप्टिसिज्म अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज डिग्रीज। गांधीज गॉट द एज ऑन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक शिक्षा को लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं आगे हैं। और बात वहां नहीं रुकती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर ढेरों सवाल हैं। और यह पहला करारा तमाचा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जहां तक ग्रॉक की बात है, ग्रॉक अपनी बात निष्पक्षता से कहता है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आप जानते हैं दुनिया की जो राजनीति है, दुनिया की दशा और दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रहा है। और ग्रॉक का एक एक जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगा रहा है। उनके समर्थक जो अक्सर बरनौल का जिक्र करते हैं, इस वक्त एक एक किलो बरनौल लगा रहे हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बात वहां नहीं रुकती है। ग्रॉक से यह भी पूछा गया कि भाई इस वक्त देश का नेतृत्व करने में ज्यादा सक्षम कौन है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो क्या आप जानते हैं ग्रॉक इसके जवाब में क्या कहता है? ग्रॉक इसके जवाब में कहता है कि राहुल गांधी की सोच प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की जो सोच है वो समावेशी है, सबको एक साथ लेकर चलने की है, और वो एकता की बात करते हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में भटकाव, बांटना, और यही नहीं, सीएए के जरिए और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को बांटने और काटने का काम किया। यह बात ग्रॉक यहां पर कह रहा है। और सबसे बड़ी बात याद है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर एक झूठा हमला किया था कि आलू से सोना निकालने वाले राहुल गांधी, नाम लिए बगैर, याद है कि भूल गया? फिर से सुनिए प्रधानमंत्री ने आलू और सोना का किस तरह से जिक्र किया था। वरना ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे तेजस्वी लोग हैं, वो आलू से सोना बनाते हैं।
प्रधानमंत्री भी जानते थे कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ग्रॉक से सवाल पूछा गया तो ग्रॉक ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने आलू से सोना निकलने वाली कोई बात नहीं की थी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए इस बात का जिक्र कर रहे थे। यानी कि राहुल बनाम नरेंद्र मोदी पर ग्रॉक का करारा तमाचा। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, ग्रॉक कई मुद्दों पर बात कर रहा है और सबसे बड़ी बात, ग्रॉक भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वही पुरानी कहानी है कि राक्षस की जान तोते में। ग्रॉक भारतीय जनता पार्टी की जो कमजोर रग है, उसकी जो ताकत है, गोदी मीडिया, उसका प्रचार तंत्र, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात, इंतजार कीजिएगा क्योंकि मैं आपको बतलाऊंगा आरएसएस की किस तरह से पोल खोल की है ग्रॉक ने। और बात वहां नहीं रुकी, मुसलमानों पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी प्रहार करती है। स्वतंत्रता संग्राम में किसकी बेहतर भूमिका थी, आरएसएस की या मुसलमानों की? इसका भी जवाब ग्रॉक ने दिया है और जवाब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। मगर बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, यह सवाल भी पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और यहां पर वो सवाल पूछा गया और इसके जवाब में ग्रॉक ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2014 में किया था। उसके बाद 2019 के चुनावों से पहले वो अमित शाह के साथ बैठे हुए थे, मगर उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा था वो जो हैं अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर ग्रॉक ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इंटरव्यू देते हैं। मगर ग्रॉक का जो अगला बयान है वो एक करारा तमाचा है भाजपा के चेहरे पर। ग्रॉक यह भी कहता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंटरव्यू देते हैं वो भी स्क्रिप्टेड होते हैं। यानी कि सवाल पहले से तय होते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, इसका प्रमाण बार बार सामने उभर कर आता रहा है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पापा की परियां उनसे कैसे सवाल पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, या चाटुकार अभिनेता उनसे कैसा सवाल पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या छील कर खाते हैं। तो जब इस तरह के सवालात हों तो यह शक जरूर पैदा होता है कि ये तमाम जो इंटरव्यूज हैं वो स्क्रिप्टेड हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, न्यूज नेशन ने उनका इंटरव्यू किया था, जिसमें एक कौवा स्वरूपी पत्रकार जो है प्रधानमंत्री से यह पूछ रहा था कि आपके बटुए में क्या है। कैमरा ने जब फोकस किया था प्रधानमंत्री के पास पन्नों पर, तो उसमें सवाल पहले से लिखे हुए थे। इसीलिए ग्रॉक यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू देते हैं वो भी पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं और नर्म होते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहा है, उसके नफरत की पोल खोल रहा है, उसके दोहरे मापदंड की पोल खोल रहा है। जिस तरह का जहर, जिस तरह का झूठ वो अपने विरोधियों के बारे में कहते हैं, उसकी पोल खोल रहा है। सबसे बड़ी बात, इन चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की बात करते हैं, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, परेश रावल और सुब्रमण्यम स्वामी। इन दोनों ने सोनिया गांधी को बार डांसर बताया था। जब ग्रॉक से पूछा कि क्या वो बार डांसर थी, तब ग्रॉक ने क्या जवाब दिया दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से हैं। वहां उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचें, सच ढूंढें। और सबसे दुखी करने वाली चीज, जिसका दुख रेल मंत्री यानी सूचना प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को होने वाला है, कि सीधा सवाल पूछा गया था कि भारत के सबसे बेहतरीन रेल मंत्री कौन थे, तो आप जानते हैं जवाब क्या है? जी हां, सही सुना आपने, लालू प्रसाद यादव। सवाल क्या पूछा गया था आपके स्क्रीन पर? Which railway minister was the best for India in terms of profit to the railways and service to the poor and middle class people of India so far? यानी कि देश की जनता को फायदा और मुनाफे की निगाह से सबसे बेहतरीन रेल मंत्री कौन थे? जवाब, लालू प्रसाद यादव, जो 2004 से 2009 के बीच सबसे बेहतरीन रेल मंत्री थे। मुनाफे की निगाह से, गरीब और मिडिल क्लास की निगाह से। जब वो रेल मंत्री थे तब रेल मंत्रालय को 25,000 करोड़ का फायदा हुआ। उन्होंने जो दाम थे
रेल के दाम थे उन्हें कम रखा, गरीब रथ शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उनकी वजह से इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय एसी में सफर कर पा रहा था, एयर कंडीशन डिब्बों में सफर कर पा रहा था। एक और करारा तमाचा। मगर जो बात उत्तर प्रदेश की गलियों में गूंज रही है वो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बारे में ग्रॉक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब। और यहां पर ग्रॉक क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। पूछा यह गया, हेलो ग्रॉक, भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने अपने मुकदमे वापस ले लिए। इसके जवाब में ग्रॉक कहता है, योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे थे जिनमें दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले शामिल थे। 2027 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी सरकार ने सार्वजनिक हित का हवाला देकर इनमें से कई मुकदमे वापस ले लिए। विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। यानी कि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बख्श रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक और ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को। और अगर आप ग्रॉक के जवाबों पर निगाह डालें ना, वो ना सिर्फ अंग्रेजी में जवाब देता है बल्कि हिंदी में भी, और उसमें हास्य और व्यंग का तड़का है। और ये जो हास्य और व्यंग का तड़का है ना, इसकी वजह से बीजेपी और उनके अंध समर्थकों को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। सबसे बड़ी बात, उसने गोदी मीडिया को किस तरह से एक्सपोज किया है। सवाल क्या किया गया था दोस्तों आपके स्क्रीन पर? सवाल यह पूछा गया था, भारत में गोदी मीडिया चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दलाल एंकर कौन है। तो इसके जवाब में ग्रॉक कहता है, भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दलाल एंकर्स में अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। और इनमें से एक व्यक्ति जिसका जिक्र किया गया है, उसके बारे में सवाल पूछा गया कि हे ग्रॉक, पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी क्यों कहते हैं लोग, क्या इस बारे में आप बता सकते हैं? तो क्या आप जानते हैं ग्रॉक इस पर क्या कहता है? ग्रॉक इस पर कहता है, पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2012 में उन पर और समीर आलूवालिया पर जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा था। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा था और दोनों को तिहाड़ जेल में 20 दिन बिताने पड़े थे। बाद में वो जमानत पर छूट गए, लेकिन यह नाम उनके साथ चिपक गया, कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक। और बात यहां नहीं रुकती। पत्रकार अजीत अंजुम ने ग्रॉक से पूछा कि भारत में B&D का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं स्वर्गीय राजीव त्यागी ने न्यूज 18 के इस एंकर के लिए B&D शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले याद कीजिए राजीव त्यागी ने कहा क्या था। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। अब यही सवाल ग्रॉक से पूछा गया। अजीत अंजुम ने जब यह सवाल पूछा तो इसके जवाब में ग्रॉक क्या कहता है, इस पर गौर कीजिए। B&D का तंज सबसे ज्यादा न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के लिए मशहूर हुआ। 19 अगस्त 2020 को उनके शो आर पार में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी ने उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अमीश के आलोचकों ने इसे उनके लिए स्थायी उपनाम बना दिया। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मैं इन एंकर्स का नाम अपने कार्यक्रम में ले रहा हूं तो मैं खुद को बचने का रास्ता क्यों दूं। तो ग्रॉक से पूछा गया कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा निष्पक्ष दिग्गज पत्रकार कौन है, तो उन्होंने बाकायदा 10 पत्रकारों की यह लिस्ट दी है। इनमें मैं आपके सामने सिर्फ पहले 3 पत्रकारों का नाम पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। इसमें जो 3 नाम जिसका जिक्र यहां पर ग्रॉक कर रहा है, उसमें नाम है रवीश कुमार, क्रिटिकल इन डेप्थ रिपोर्टिंग। दूसरा अभिसार शर्मा, इंडिपेंडेंट बैलेंस न्यूज। तीसरा पुण्य प्रसून वाजपेयी, फेयर पॉलिटिकल कवरेज, और उसमें निधि राजदान का भी नाम है, श्रीनिवासन जैन का भी नाम है, मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेकर हैं, प्रतीक सिन्हा, जेसन बर्क, इन सब का नाम है। इनसे पूछा गया था कि भारत के सबसे 10 निष्पक्ष पत्रकार कौन हैं। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैंने खुद ग्रॉक से एक सवाल पूछा और सवाल उससे यह पूछा कि आपके हिसाब से अभिसार शर्मा
किस पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हैं? तो आप जानते हैं इसके जवाब में ग्रॉक ने क्या कहा? गौर कीजिए। जी हां, अगर मैं दूसरों पर सवाल उठा रहा हूं दोस्तों, तो इसी ग्रॉक से मैंने अपने बारे में भी सवाल पूछा और मेरे बारे में अन्य लोगों ने भी सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब मिला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मेरे बारे में यानी अभिसार शर्मा के बारे में ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक क्या कहता है, गौर किया जाए। अभिसार शर्मा एक भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने विभिन्न समाचार चैनलों जैसे कि जी न्यूज, बीबीसी, एनडीटीवी, एबीपी न्यूज में काम किया। वर्तमान में वे स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं। उनके विचार अक्सर सरकार की नीतियों, खासकर वर्तमान भाजपा सरकार की आलोचना से जुड़े हैं, जिसके कारण कुछ लोग उन्हें विपक्षी दलों का समर्थक मानते हैं। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि वे किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए दलाली का काम करते हैं या औपचारिक समर्थक हैं। उनकी आलोचनात्मक शैली और टिप्पणियों के आधार पर समर्थक उन्हें निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें पक्षपाती या वामपंथी करार देते हैं। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ आरोप लगते हैं, जैसा कि कुछ एक्स पोस्ट में उन्हें चाइना का दलाल या देश विरोधी कहा गया है, लेकिन यह व्यक्तिगत राय है, ना कि कोई तथ्य। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है जो किसी के साथ नहीं है, जो अपने सामने इंटरनेट पर तथ्य देखता है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखता है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो तमाम जवाब ग्रॉक दे रहा है, ये किस आधार पर है? तो इसका सरल सा जवाब क्या है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसका सरल सा जवाब यह है कि ग्रॉक अपने आसपास जो हो रहा है उसे देख रहा है और उसके आधार पर वो अपना रिसर्च बेस तैयार करता है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि सोशल मीडिया में कई झूठी खबरें भी चलती हैं, सही कहा, मगर उन झूठी खबरों को एक्सपोज करने का काम मेरे जैसे पत्रकार या ऑल्ट न्यूज भी करता है। इन तमाम एक्सपोजेस से, इन पर्दाफाश से भी ग्रॉक जो है वो इंस्पायर्ड है। सबसे बड़ी बात, उन अंधभक्तों के बहकावे में मत आइए दोस्तों, जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रॉक कह रहा है ये कोई कांग्रेस का नेता बैठा हुआ है। नहीं भैया, ग्रॉक जो है उसकी जो उत्पत्ति है या उसका जेनेसिस अमेरिका में हुआ है। उसकी सोच के पीछे यह व्यक्ति यानी इलॉन मस्क है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परम मित्र है। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक क्या कहता है, और दोस्तों अब बारी, और यह बहुत अहम बात है, कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, आरएसएस के बारे में ग्रॉक क्या कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिन मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोलती रहती है, उनके जो नफरती चिंटू लगातार हमला बोलते रहते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते रहते हैं, उन मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया उसके बारे में भी ग्रॉक ने राय दी है। सबसे पहले पंडित नेहरू, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलते रहते हैं, उनके बारे में ग्रॉक क्या कहता है, उनकी संपत्ति के बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। शोध के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान कर दी थी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से लेकर 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनके राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रॉक यह कह रहा है कि आज की कीमत के हिसाब से 1946 में पंडित नेहरू ने 49,000 करोड़ रुपए दिए, जो उनकी निजी संपत्ति थी। एक और करारा तमाशा नफरती प्रचार तंत्र पर। मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक किस तरह से भाजपा की पोल खोल रहा है, उस पर गौर किया जाए। सवाल यह पूछा गया कि भारतीय मुसलमानों और आरएसएस का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में।
और इसके जवाब में ग्रॉक यह कहता है कि आरएसएस के मुकाबले मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में कहीं बेहतर किरदार निभाया। वो आगे नाम लेते हैं मौलाना हसरत मोहानी की, जिन्होंने 1921 में संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया। अशफाकुल्ला खान का जिक्र किया गया जो शहीद हो गए। आरएसएस के बारे में यहां पर ग्रॉक कहता है कि वो अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में खामोश बना रहा। यहां तक कि सावरकर के बारे में भी एक अन्य पोस्ट में ग्रॉक यह कहता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सबसे बड़ी बात, आरएसएस को पूरी तरह से ग्रॉक ने एक्सपोज कर दिया है। और बात वहां नहीं रुकती है। सवाल यह पूछा गया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया, तो इसके जवाब में ग्रॉक क्या कहता है, इस पर भी गौर कीजिए। ग्रॉक कहता है, भाई असली हिस्ट्री यह है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइस रॉय से कई बार मिला, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है। कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री सप्रेस नहीं की, उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल है। इंडिपेंडेंस में गांधी के साथ नेहरू, पटेल जैसे कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ गांधी को नहीं। अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। करारा तमाचा अंधभक्तों के चेहरे पर यहां पर ग्रॉक लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात, टीपू सुल्तान और आरएसएस के बारे में भी सवाल किया गया, तो इसके जवाब में कहा गया कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवा दी, मगर आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम से दूर भागता रहा। और यह फैक्ट है, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रमों में आपको कई बार बतलाया है दोस्तों कि किस तरह से आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आरएसएस ने जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी। हम यह ना भूलें, सावरकर ने आईएनए का विरोध किया था, सुभाष चंद्र बोस की आईएनए तक का विरोध किया था और कहा था कि आप अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाइए। ग्रॉक उन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा को एक्सपोज कर रहा है और भाजपा पूरी तरह से हिल गई है। अब ज़हन में एक सवाल, ऐसे में ग्रॉक का क्या भविष्य है? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आप जानते हैं कि आलोचना मोदी सरकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मगर यहां पर ट्विटर या एक्स पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ऐसा कुछ करती है, तो सबसे बड़ी बात, जिस डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह नहीं खुला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भारत से हो जाएगी, इलॉन मस्क की हो जाएगी। और भारत किसी भी कीमत में अपने आप को इस तरह से नहीं दिखाना चाहता। अब हमें इंतजार इस बात का करना पड़ेगा कि ग्रॉक की क्या सोच में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी संरचना में क्या कोई ऐसी तब्दीली की जा सकती है जिसके चलते वो इस सावगोही के साथ, इस बेबाकी के साथ जो तथ्य रख रहा है वो ना रख सके। लगता तो नहीं है दोस्तों। ग्रॉक आज की तारीख में जो पोल खोल रहा है, तबीयत खुश कर देने वाली पोल खोल है। और सबसे बड़ी बात, नफरत पर लगाम लग गई है, चेहरे उतर गए हैं और बुरी तरह से नींव हिल गई है। और जैसे मैंने कहा ना, लंका लग गई है। सरल शब्दों में कहा जाए, वाट लग गई है भिड़ो। अवजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।